प्रतिभा जी अपने बेटे बहू से नाराज होकर अपनी बेटी नीलम के घर आ गई। अब प्रतिभा को दो काम करने थे। पहला काम जहां अपने बेटे बहू को अपनी अहमियत बताना था, वहीं दूसरा किसी और की भी अक्ल ठिकाने लगाने का काम उसे करना था। बेटे के घर से निकलने के पहले अटैची हाथ में पकड़े प्रतिभा ड्राइंग रूम में आई तो बेटे अनूप और बहू सौम्या चौंक कर खड़े हो गए। माँ, अटैची में क्या है? अनूप ने माथे पर बल डालकर पूछा। फिक्र मत कर, इसमें तेरी बहू के जेवर नहीं, बस मेरा कुछ जरूरी सामान है, प्रतिभा ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। किस बात पर गुस्सा हो? अपने बेटे के इस प्रश्न का प्रतिभा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनूप ने अपनी पत्नी की तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखा। नहीं, मैंने मम्मी से कोई झगड़ा नहीं किया है, सौम्या ने फौरन सफाई दी, लेकिन तभी कुछ याद करके वह बेचैन नजर आने लगी। अनूप खामोश रहकर सौम्या के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बात कुछ खास नहीं थी, मम्मी फ्रिज से कल रात दूध निकाल रही थी तो मैंने बस यह कहा था कि सुबह कहीं मुकुल के लिए दूध कम ना पड़ जाए, क्योंकि कल चाय कई बार बनी थी। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि उस छोटी सी बात का मम्मी इतना बुरा मान जाएगी। अपनी बात खत्म करने तक सौम्या चिढ़ का शिकार बन गई। माँ, क्या तुम सौम्या से नाराज हो? अनूप ने प्रतिभा को मनाने के लिए अपना लहजा कोमल कर लिया। मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ। अनूप, तू मुझे राजनगर तक जाने के लिए रिक्शा ला दे, बस। प्रतिभा की नाराजगी उनकी आवाज़ में अब साफ झलक उठी। क्या आप नीलम दीदी के घर जा रही हो? हाँ, बेटी के घर अटैची लेकर रहने जा रही हूँ, अनूप ने बड़ी हैरानी जाहिर की। जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब ना हो तो वह बेटी के घर जाकर रह सकती है। प्रतिभा ने जिद्दी लहजे में दलील दी। तुम गुस्सा थूक दो माँ, मैं सौम्या को डांटूंगा। नहीं बेटा, मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है, मैं किसी भी हाल में नहीं रुकूंगी। माँ, कुछ और बातें भी क्या जो तुम्हें परेशान और दुखी कर रही है? अरे एक दो नहीं, बल्कि दसियों बातें हैं। प्रतिभा अचानक फट पड़ी। मैं तेरे घर की इज्जतदार बुजुर्ग सदस्य नहीं, बल्कि आया और महरी बनकर रह गई हूँ। मेरे स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम महरी भी हटा दो, मुझे मुकुल की आया बनाकर आए दिन पार्टियों में चले जाओ। तुम दोनों के पास ढंग से दो बातें मुझसे करने का वक्त नहीं है। उस शाम मेरी छाती में दर्द था तो तू डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं ले गया। माँ, तुम्हें बस एसिडिटी थी जो डाइजीन खाकर ठीक भी हो गई थी। अरे अगर दिल का दौरा पड़ने का दर्द होता तो मेरी डाइजीन क्या करती? तुम दोनों के लिए अपना आराम, अपनी मौज मस्ती, मेरे सुख दुख का ध्यान रखने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तुम दोनों को बेचारे मुकुल की फिक्र भी नहीं। अरे बच्चे की सारी जिम्मेदारियां दादी पर डालने वाले तुम जैसे लापरवाह माता पिता शायद ही दूसरे होंगे। प्रतिभा ने बेझिझक उन्हें खरी खरी सुना दी। मम्मी, हम इतने बुरे नहीं जितने आप बता रही हो। मुझे लगता है कि आज आप तिल का ताड़ बनाने पर तुली हुई हो, सौम्या ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छे हो या बुरे, अब अपनी घर गृहस्थी तुम दोनों ही संभालो। ठीक है, पहले मैं आया का इंतजाम कर लूं, फिर आप चली जाना। नहीं, जब तक आया ना मिले तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मुकुल खेल कर लौट आया तो मुझे जाते देखकर रोएगा। चल रिक्शा करा दे मुझे। प्रतिभा ने सूटकेस अनूप को पकड़ाया और अजीब सी अकड़ के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया, यह जिद्दी इतनी है कि अब किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। बड़बड़ाता हुआ अनूप अटैची उठाकर अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। परेशान सौम्या को नई आया का इंतजाम करने के लिए अपनी पड़ोसिनों की मदद चाहिए थी। वह उनके घरों के फ़ोन नंबर याद करते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ी चली।
करीब आधे घंटे के बाद प्रतिभा अपने दामाद कार्तिक के घर पहुंचकर बैठी हुई थी। अपनी बेटी नीलम और कार्तिक के पूछने पर उन्होंने वही सब दुखड़े उनको सुना दिए जो कुछ देर पहले अपने बेटे बहू को सुनाए थे। आप वहाँ खुश नहीं हैं, इसका कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। सारी बातें सुनकर दामाद कार्तिक ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने दिल के जख्म जल्दी से किसी को दिखाना मेरी आदत नहीं है कार्तिक। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तभी अटैची लेकर निकली हूँ। बोलते बोलते प्रतिभा का गला रूंध गया। मम्मी, यह भी आपका ही घर है, आप जब तक दिल करे यहाँ रहे। अमन और रिया नानी के साथ पाकर बहुत खुश होंगे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दे दिया। यहाँ बेटी के घर में रुकना मुझे अच्छा। माँ, बेकार की बातें मत करो। नीलम ने प्यार से प्रतिभा को डपट दिया। बेटा बेटी में यूं अंतर करने का समय अब नहीं रहा है। जब तक मैं उस नालायक अनूप की अक्ल ठिकाने ना लगा दूं तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। बेटी, आराम करने के चक्कर में फंसकर ही तो मैंने अपनी यह दुर्गति कराई है। अब आराम नहीं, मैं काम करूंगी। प्रतिभा ने दृढ़ स्वर में मन की इच्छा जाहिर की। मम्मी, इस उम्र में क्या काम करोगी आप, और काम करने के झंझट में क्यों फंसना चाहती हो? कार्तिक परेशान नजर आने लगा। काम मैं वही करूंगी जो मुझे पता है। प्रतिभा बेहद गंभीर हो उठी। जब नीलम के पापा इस दुनिया से अकस्मात चले गए तब यह 8 और अनूप 6 साल के थे। मैं ससुराल में नहीं रही क्योंकि मुझे विधवा की उस संयुक्त परिवार में नौकरानी जैसी हैसियत थी। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैंने ससुराल को छोड़ा। दिन में बढ़िया पापड़ बनाती और रात को कपड़े सिलती। आज फिर मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह नीलम मुझे लेकर विनीता के पास चलेगी। यह विनीता कौन है? कार्तिक ने उत्सुकता दर्शाई। विनीता मेरी बहुत पुरानी सहेली है। उसने बढ़िया पापड़ बनाने का लघु उद्योग कायम रखा है। मुझे वह काम भी देगी। अगर रहने का इंतजाम भी उसने कर दिया तो मैं यहाँ नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी। नीलम ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और आवेश भरे लहजे में बोली, जिस घर में तुम्हारे बेटा बहू ठाठ से रह रहे हैं वह घर आज भी तुम्हारे नाम है। अगर बेघर होकर किसी को धक्के खाने ही हैं तो वह तुम नहीं, वे होंगे। तू इतना गुस्सा मत कर बेटी। माँ, तुमने कभी अपने दुख दर्द की तरफ पहले जरा सा इशारा किया होता तो अब तक मैंने अनूप और सौम्या के होश ठिकाने लगा दिए होते। नहीं, रहने दो बेटी। अब मैं काम करना शुरू करके आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है माँ। प्रतिभा के गले लगकर नीलम ने अपने पति को बताया। मुझे वह समय याद है जब माँ अपना सुख चैन भुलाकर दिन रात मेहनत करती थी। हमें ढंग से पाल पोस कर काबिल बनाने की धुन हमेशा इनके सिर पर सवार रहती थी। आज अनूप बैंक ऑफिसर और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो यह माँ की मेहनत का ही फल है। लानत है अनूप पर जो आज वह माँ की उचित देखभाल नहीं कर रहा है। मेरी यह बेटी भी कम हिम्मती नहीं है। कार्तिक, प्रतिभा ने स्नेह से नीलम का सिर सहलाया। पापड़ बढ़िया बनाने में यह मेरा पूरा हाथ बटाती थी। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही। मेरा बुरा वक्त ना होता तो जरूर डॉक्टर बनती मेरी गुड़िया। आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने जा रहा हूँ। मम्मी, आप यहाँ रुकने में जरा सी भी हिचक महसूस ना करें। अनूप और सौम्या को मैं समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर चला गया। उसके बदन से आ रही इत्र की खुशबू को नीलम ने तो नहीं पर प्रतिभा ने जरूर नोट किया। कौन सा दोस्त बीमार है कार्तिक का? प्रतिभा ने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए नीलम से पूछा।
मुझे पता नहीं, नीलम ने लापरवाह स्वर में जवाब दिया। बेटी, पति के दोस्तों की, उसके ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी हर समझदार पत्नी को रखनी चाहिए। माँ, 2 बच्चों को संभालने में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं बचती। अपने लिए वक्त निकाल कर बन सवर कर रहा कर। कुछ समय वहां से बचाकर कार्तिक को खुश करने के लिए लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जैसी हूँ उन्हें बेहद पसंद हूँ माँ। तुम मेरी फिक्र ना करो और यह बताओ कि क्या कल सुबह तुम सचमुच विनीता आंटी के पास काम मांगने जाओगी? अपनी आंखों में चिंता की भाव लाकर नीलम ने विषय परिवर्तन कर दिया था। प्रतिभा काम पर जाने के लिए अपने फैसले पर जमी रही। उनके इस फैसले का नीलम ने स्वागत किया। रात को अनूप और सौम्या ने प्रतिभा से फोन पर बात करनी चाहिए, पर वह तैयार नहीं हुई। नीलम ने दोनों को खूब डांटा। सौम्या ने उसकी डांट खामोश रहकर सुनी, पर अनूप ने इतना जरूर कहा, माँ ने कभी पहले शिकायत का एक शब्द भी मुंह से निकाला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। मुझे सपना तो नहीं आने वाला था कि वह घर में दुख और परेशानी के साथ रह रही है। उन्हें घर छोड़ने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। नीलम ने जब इस बारे में माँ से सवाल किया तो वह नींद आने की बात कह सोने चली गई। उनके सोने का इंतजाम अमन और रिया के कमरे में किया गया था। उन दोनों बच्चों ने नानी से पहले एक कहानी सुनी और फिर लिपट कर सो गए। प्रतिभा को मुकुल बहुत याद आ रहा था, इस कारण वह काफी देर से सो चुकी थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल और कार्तिक को ऑफिस भेजने के बाद नीलम माँ के साथ विनीता से मिलने जाने के लिए घर से निकली थी। विनीता का कुटीर उद्योग बड़ा बढ़िया चल रहा था। घर की पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में 15-20 औरतें बढ़िया पापड़ बनाने के काम में व्यस्त थी। वह प्रतिभा के साथ बड़े प्यार से मिली। पहले उन्होंने पुराने वक्त की यादें ताज़ा की। चाय नाश्ते के बाद प्रतिभा ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो वह पहले तो चौंकी और फिर गहरी सांस छोड़कर मुस्कुराने लगी। अगर दिल करे तो अपनी परेशानियों की चर्चा करके अपना मन जरूर हल्का कर लेना। प्रतिभा, कभी तुम मेरा सहारा बनी थी और आज फिर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुश हूँ। मेरा दायां हाथ बनकर तुम चाहो तो आज से ही काम की देखभाल में हाथ बटाओ। अपनी सहेली की यह बात सुनकर प्रतिभा की पलकें नम हो उठी थी। प्रतिभा और नीलम ने वर्षों बाद पापड़ बढ़िया बनाने का काम किया। उन दोनों की कुशलता जल्दी ही लौट आई। बहुत मजा आ रहा था दोनों को काम करने में। कब लंच का समय हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। नीलम घर लौट गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। प्रतिभा को विनीता ने अपने साथ खाना खिलाया। प्रतिभा शाम को घर लौटी तो बहुत प्रसन्न थी। कार्तिक को उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव बड़े जोश के साथ सुनाए। रात को 8 बजे के करीब अनूप और सौम्या मुकुल को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उनको देखकर नीलम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से कार्तिक और प्रतिभा उसके गुस्से को शांत कर पाए। चुप होते होते भी नीलम ने अपने भाई व भाभी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। माँ, अब घर चलो। इस उम्र में और हमारे होते हुए तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया की नज़रों में हमें शर्मिंदा कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? अनूप ने आहत स्वर में प्रश्न किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना चाहती हूँ। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं मुकुल से बातें कर लूँ। प्रतिभा ने अपने 5 वर्षीय पोते को गोद में उठाया और ड्राइंग रूम से उठकर बच्चों के कमरे में चली आई। उस रात अनूप और सौम्या प्रतिभा को साथ वापस ले जाने में असफल रहे। लौटते समय दोनों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मम्मी अभी गुस्से में है, कुछ दिनों के बाद उन्हें समझा बुझाकर हम भेज देंगे। कार्तिक ने उन्हें आश्वासन दिया। पहले पापड़ बढ़िया बनाने के काम पर
जाने से भी रोको जीजाजी, अनूप ने प्रार्थना की। जो भी इस बात को सुनेगा हम पर हंसेगा। अनूप मेहनत व ईमानदारी से किए जाने वाले काम पर मूर्ख लोग ही हंसते हैं। माँ ने यही काम करके हमें पाला था। कभी जाकर देखना कि विनीता आंटी के यहाँ काम करने वाली औरतें के चेहरों पर स्वाभिमान और खुशी की कैसी चमक मौजूद रहती है। थोड़े से समय के लिए मैं वहाँ रोज जाया करूँगी माँ के साथ। अपना फैसला बताते हुए नीलम बिल्कुल भी नहीं झिझकी। बाद में कार्तिक ने उसे काम पर ना जाने के लिए कुछ देर तक समझाया भी, पर नीलम ने अपना फैसला नहीं बदला। मेरी बेटी कुछ मामलों में मेरी तरह से ही जिद्दी और धन की पक्की है कार्तिक। यह किसी पर अन्याय होते हुए भी नहीं देख सकती। तुम नाराज मत हो और कुछ दिनों के लिए इसे अपना इच्छा पूरी कर लेने दो। घर के काम का हर्जा इसका हाथ बटाकर मैं नहीं होने दूंगी। तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? प्रतिभा ने अचानक विषय परिवर्तन कर दिया। मेरे दोस्त की तबीयत को क्या हुआ है? कार्तिक चौंका। अरे, कल तुम अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने गए थे ना? हाँ हाँ, वह अब ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे कार्तिक ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यूं किया मानो प्रतिभा की नजरें से अपने चेहरे के भावों को छिपा रहा हो। प्रतिभा ने नीलम की तरफ देखा, पर उसका ध्यान उन दोनों की तरफ ना होकर रिया की चोटी खोलने की तरफ लगा हुआ था। प्रतिभा के साथ नीलम भी रोज पापड़ बड़ियाँ बनाने के काम पर जाती। माँ शाम को लौटती, पर बेटी 12 बजे तक लौट आती। दोनों इस दिनचर्या से बहुत खुश थी। मुकुल को याद करके प्रतिभा कभी कभी उदास हो जाती, नहीं तो बेटी के घर उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। प्रतिभा को वापस ले जाने में अनूप और सौम्या पूरी 2 हफ्ते के बाद सफल हुए। आया की देखभाल मुकुल के लिए अच्छी नहीं है मम्मी। वह चिड़चिड़ा और कमजोर होता जा रहा है। सारा घर आपकी गैर मौजूदगी में बिखर सा गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का वादा करती हूँ। बस अब आप घर चलिए प्लीज़। हाथ जोड़कर यूँ विनती कर रही हो बहू को प्रतिभा ने अपने छाती से लगाया और घर लौटने को राजी हो गई। नीलम ने पहले ही यह सुनिश्चित करवा लिया कि घर में झाड़ू पोछा करने व बर्तन मांजने वाली बाई आती रहेगी। वह तो आया को भी आगे के लिए रखवाना चाहती थी, पर इसके लिए प्रतिभा ही तैयार नहीं हुई। मैं जानती थी कि आज मुझे लौटना पड़ेगा, इसीलिए मैं विनीता से 15 दिन की अपनी पगार ले आई थी। अब हम सब पहले बाजार चलेंगे। तुम सबको अपने पैसों से मैं दावत दूंगी और उपहार भी। प्रतिभा की इस घोषणा को सुनकर बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी से मुस्कुरा उठे। प्रतिभा ने हर एक को उसकी मनपसंद चीज बाजार में खिलवाई। कार्तिक और अनूप को कमीज मिली। नीलम और सौम्या ने अपनी पसंद की साड़ियां पाई। रिया ने ड्रेस खरीदी। अमन को बैट मिला और मुकुल को बैटरी से चलने वाली कार। वापस लौटने से पहले प्रतिभा ने अकेले कार्तिक को साथ लिया और उस आलीशान दुकान में घुस गई जहां औरतें की हर प्रसाधन सामग्री बिकती थी। क्या आप यहाँ अपने लिए कुछ खरीदने आई हैं मम्मी? कार्तिक ने उत्सुकता जताई। नहीं, यहाँ से मैं कुछ बरखा के लिए खरीदना चाहती हूँ, प्रतिभा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। बरखा कौन? एकाएक ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी दोस्त जो मेरी सहेली उर्मिला के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, बड़ी बरखा, जिससे तुमने अक्सर उसके फ्लैट पर जाते हो, जिसके साथ तुमने गलत तरह का रिश्ता जोड़ रखा है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्तिक प्लीज झूठ बोलने की कोशिश मत करो और मेरी यह चेतावनी ध्यान से सुनो। प्रतिभा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में बोलना शुरू किया। नीलम, तुम्हारे पति घर व बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पिछले दिनों में मैं तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकती।
मेरी बेटी मान सम्मान से जीने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। उसे बरखा की भनक भी लग गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मेरी बेटी सूखी रोटी खा लेगी पर जिएगी इज्जत से। जैसे मैंने बनाया वैसे ही वह भी पापड़ बड़ियाँ बनाकर अपने बच्चों को काबिल बना लेगी। आज के बाद तुम कभी बरखा के फ्लैट पर गए तो मैं खुद तुम्हारा कच्चा चिट्ठा नीलम के सामने खोलूंगी। तुम्हें मुझे अभी वचन देना होगा कि तुम उससे संबंध के लिए समाप्त कर लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी पत्नी व बच्चों से दूर होने को तैयार हो जाओ। अपनी गृहस्थी उजाड़ कर फिर खूब मजे से बरखा के साथ मौज मस्ती करना। कार्तिक ने कांपती आवाज में अपना फैसला सुनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। मम्मी, आप नीलम से कुछ मत कहना। वह खुददार औरत मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ बाहर चले। प्रतिभा एक तीर से दो शिकार करके बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने घर छोड़कर अनूप व सौम्या को अपना महत्व व उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। साथ ही नीलम के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से कार्तिक को परिचित कराकर उसे सही राह पर लाई थी और उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।